आपका स्वागत है। आज हमारे सामने ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ पुरानी काफ़ी दिलचस्प रिपोर्टें हैं, कुछ आधिकारिक सर्वेक्षण हैं और उस दौर के लेख भी हैं। और ये सब औपनिवेशिक भारत के देहाती इलाकों के बारे में है। हाँ, और इन सूखे सरकारी कागजातों में उन लाखों लोगों की कहानियां छुपी हैं जिनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल रही थी। आज का हमारा मकसद यही है कि इन आधिकारिक रिपोर्टों से उन कहानियों को बाहर निकालें, उन्हें समझें। बिल्कुल, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेजों की एक नीति का असर बंगाल की एक हवेली में बैठे जमींदार से लेकर राजमहल के पहाड़ियों में घूमते एक आदिवासी और दक्कन में कपास उगाते एक छोटे से किसान पर कैसे और कितना अलग अलग पड़ा। तो चलिए इस जटिल तस्वीर की परतें खोलते हैं। जरूर। शुरुआत एक बहुत ही कह सकते हैं नाटकीय दृश्य से करते हैं। साल है 1797, जगह है बर्धवान, बंगाल। एक बहुत बड़ी नीलामी हो रही है और बर्धवान के राजा की पूरी जमींदारी दांव पर लगी है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये एक साम्राज्य के बिखरने जैसा था। तो सवाल ये है कि इतने बड़े, इतने शक्तिशाली जमींदार की ये नौबत आई कैसे? इसका जवाब एक कानून में छिपा है जो 1793 में लागू किया गया था। इस्तमरारी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। हाँ, परमानेंट सेटलमेंट। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने राजकाज के लिए, अपनी सेना और व्यापार के लिए एक भरोसेमंद और नियमित आमदनी चाहिए थी। एक फिक्स्ड इनकम। बिल्कुल। उन्हें हर साल अंदाजा लगाने वाला सिस्टम पसंद नहीं था, तो उन्होंने जमींदारों को जमीन का मालिक घोषित कर दिया और उनके लिए एक राजस्व राशि हमेशा के लिए तय कर दी। एक मिनट, अगर मैं एक जमींदार हूं तो ये तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी डील लगती है। मुझे जमीन का मालिकाना हक मिल गया और मुझे पता है कि मुझे हर साल कितना पैसा देना है, वो कभी बढ़ेगा भी नहीं। हाँ, तो फिर वो अपनी जमीनें खो क्यों रहे थे? कागज पर ये बहुत अच्छा लगता था, लेकिन असल में अंग्रेजों ने इसमें कह सकते हैं 2 ऐसे पेंच डाल दिए थे जिसने इसे जमींदारों के लिए एक जाल बना दिया। अच्छा। पहला तो ये कि शुरुआत में जो राजस्व की मांग तय की गई वो बहुत ज्यादा थी, बहुत ही ज्यादा। क्यों? कंपनी ने ये सोचकर मांग ऊंची रखी कि भविष्य में खेती का उत्पादन बढ़ेगा, जमींदारों की कमाई बढ़ेगी, लेकिन कंपनी को मिलने वाला हिस्सा वो उतना ही रहेगा। मतलब भविष्य के सारे फायदे जमींदार के, लेकिन शुरुआती सारा बोझ भी उसी का। और दूसरा पेंच जो शायद सबसे बेरहम था, वो था सूर्यास्त विधि का नियम। हाँ, इसके बारे में स्रोतों में काफी लिखा है। ये कोई साधारण नियम नहीं था। इसका मतलब था कि भुगतान की एक तारीख तय है और अगर उस दिन सूरज ढलने तक पैसा जमा नहीं हुआ तो जमींदारी नीलाम, तुरंत नीलाम। कोई रियायत नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई मोहलत नहीं। फसल खराब हो, सूखा पड़े, इससे कंपनी को कोई मतलब नहीं था। ये तो जबरदस्त दबाव रहा होगा। और इसके साथ साथ जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, कंपनी ने जमींदारों की स्थानीय ताकत भी तो छीन ली थी। बिल्कुल। उनकी अपनी सैनिक टुकड़ियां भंग कर दी गईं, कचहरियां उनसे ले ली गईं। पहले जो जमींदार अपने इलाके का एक तरह से राजा होता था, जो न्याय करता था, कानून व्यवस्था बनाए रखता था, अब वो सिर्फ सरकार का राजस्व इकट्ठा करने वाला एक एजेंट बनकर रह गया था। उसकी इज्जत और दबदबा दोनों कम हो गए थे। हाँ, दोनों। और जब सत्ता का एक केंद्र कमजोर होता है तो कोई दूसरा उसकी जगह लेने के लिए उठता है। और यहीं पर कहानी में एक और दिलचस्प किरदार आता है, जोतदार। बिल्कुल। ये कौन लोग थे? जोतदार गांव के अमीर किसान थे। आप उन्हें ग्रामीण समाज की नई ताकत कह सकती हैं। अच्छा। उनके पास जमीन के बड़े बड़े हिस्से थे जिन पर वे अक्सर बटाईदारों से खेती करवाते थे। लेकिन उनकी ताकत सिर्फ जमीन तक ही नहीं थी। और क्या करते थे? वो गांव के व्यापार और पैसे के लेन देन, मतलब साहूकारी पर भी नियंत्रण रखते थे। गरीब किसान अपनी हर जरूरत के लिए उन पर निर्भर था। तो एक तरफ शहर में रहने वाला कमजोर होता जमींदार, और दूसरी तरफ गांव में ही रहकर अपनी ताकत बढ़ा रहा जोतदार। यहाँ तो एक सत्ता संघर्ष होना ही था। और ये संघर्ष जमींदार के लिए बहुत महंगा पड़ रहा था। जोतदार अक्सर जानबूझकर गांव के किसानों को, जिन्हें रैयत कहते थे, जमींदार को लगान चुकाने से रोकते थे। अच्छा, ताकि जमींदार कंपनी को पैसे ना दे पाए। बिल्कुल। जब जमींदार के पास पैसा इकट्ठा ही नहीं होगा तो वो कंपनी को राजस्व कैसे चुकाएगा? और नतीजा, सूर्यास्त विधि के तहत जमींदारी नीलाम हो जाती। और मुझे अंदाजा है कि इन नीलामियों में जमीन खरीदने कौन पहुंचता होगा? वही जोतदार। ये जमींदार की जमीन और ताकत को हड़पने का एक बहुत कारगर तरीका था। तो क्या जमींदार चुपचाप सब देखते रहे? उन्होंने कुछ किया नहीं? नहीं, वो भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। हाँ, यहीं पर यह कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। क्या रास्ता निकाला उन्होंने? उन्होंने अंग्रेजों के ही बनाए हुए सिस्टम को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया।
उन्होंने नीलामी की प्रक्रिया में फर्जी बिक्री का सहारा लिया। फर्जी बिक्री, वो कैसे? जब उनकी जमींदारी नीलाम होती तो उनके अपने ही एजेंट, नौकर या रिश्तेदार ऊंची बोली लगाकर जमीन खरीद लेते थे। अच्छा, और फिर पैसे देने से मना कर देते होंगे? ठीक यही होता था। वे खरीद की रकम चुकाते ही नहीं थे। अब नियमों के मुताबिक सरकार को फिर से नीलामी करनी पड़ती और फिर से जमींदार का ही आदमी खरीद लेता होगा। हाँ, इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता था। आखिरकार सरकार और दूसरे बाहरी खरीदार थक जाते थे और जमींदारी को बहुत कम कीमत पर पुराने जमींदार को ही वापस बेचना पड़ता था। ये तो कमाल की रणनीति है। मतलब ये सिर्फ जमीन बचाने की तरकीब नहीं थी, ये एक तरह का एसिमेट्रिक वॉरफेयर था। कह सकते हैं। वो अंग्रेजों से सीधे तो लड़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने उनके ही बनाए हुए कानूनी सिस्टम में लूप होल्स ढूंढकर उसे अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। बिल्कुल। और इन्हीं सब गड़बड़ियों और कंपनी के कुशासन का जिक्र 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई 5वीं रिपोर्ट में मिलता है। अच्छा, ये वही रिपोर्ट है? हाँ, यह रिपोर्ट कंपनी के कामकाज की एक तीखी आलोचना थी और बताती है कि जमीन पर हालात कितने जटिल हो चुके थे। तो बंगाल में हमने देखा कि कैसे अंग्रेजों ने एक बस में खेती करने वाले समाज को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश की और कैसे उस समाज ने अपने तरीके से इसका जवाब दिया। लेकिन उन लोगों का क्या जो खेती करते ही नहीं थे, जिनकी दुनिया जंगल थी? मेरे ख्याल से राजमहल की पहाड़ियों की कहानी इसी से जुड़ी है। हाँ, और ये कहानी बिल्कुल अलग है। बंगाल के उपजाऊ मैदानों से पूरब की ओर राजमहल की पहाड़ियों में पहाड़िया समुदाय के लोग रहते थे। ये वहां के मूल निवासी थे? हाँ, बिल्कुल। उनकी पूरी जिंदगी जंगल से जुड़ी थी। वो हल नहीं, कुदाल का इस्तेमाल करते थे और जूम खेती करते थे। जूम खेती मतलब जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ करके कुछ साल खेती की और फिर जमीन को कुछ सालों के लिए खाली छोड़ दिया ताकि उसकी उर्वरता वापस आ सके, और फिर किसी दूसरी जगह चले गए। ये तो प्रकृति के साथ जीने का एक तरीका था। बिल्कुल। वे जंगल से खाने के लिए महुआ के फूल, बेचने के लिए रेशम के कोये और काठ कोयला इकट्ठा करते थे। ये जंगल उनकी पहचान थे, उनका घर थे, उनकी पूरी दुनिया। हाँ, पूरी दुनिया। इसीलिए वे बाहरी लोगों को, खासकर मैदानों में स्थायी खेती करने वाले किसानों को हमेशा शक की नजर से देखते थे। वे अक्सर मैदानी इलाकों पर हमले करते थे। अच्छा। जो उनकी नजर में अपनी संप्रभुता को बनाए रखने और अभाव के समय में जिंदा रहने का एक तरीका था। लेकिन अंग्रेजों की नजर में तो जंगल का मतलब था बंजर भूमि। हाँ, उनकी पूरी सोच ही इस पर टिकी थी कि हर जमीन पर स्थायी खेती होनी चाहिए ताकि उससे एक नियमित राजस्व मिल सके। बिल्कुल। तो उन्हें झूम खेती करने वाले ये लोग असभ्य और जंगली लगते होंगे। हाँ, और यहीं पर कहानी में संथालों का प्रवेश होता है। अंग्रेज एक ऐसे समुदाय की तलाश में थे जो जंगलों को साफ करके वहां हल चला सके। और उन्हें ये गुण संथालों में दिखे? बिल्कुल। संथाल बहुत मेहनती किसान थे और जंगलों को साफ कर खेती लायक जमीन बनाने में माहिर थे। इसलिए अंग्रेजों ने संथालों को इन इलाकों में बसने के लिए जमीनें दी और हर तरह से प्रोत्साहित किया। तो यहां से टकराव की एक नई कहानी शुरू हुई। एक तरफ कुदाल, जो पहाड़िया लोगों की जीवन शैली का प्रतीक था, और दूसरी तरफ हल, जो संथालों की स्थायी खेती और विस्तार का प्रतीक था। ये कुदाल और हल के बीच का एक सीधा संघर्ष था। हाँ, जैसे जैसे संथालों की बस्तियां और खेत बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करते हुए पहाड़ियों में और ऊपर की ओर बढ़ने लगे। इसका सीधा असर पहाड़िया लोगों पर पड़ा। उन्हें अपनी ही जमीन पर और अंदर की ओर धकेल दिया गया। हाँ, उनका क्षेत्र सिकुड़ता गया, उनकी पूरी जीवन शैली ही खतरे में पड़ गई। हमारे पास फ्रांसिस बुकानन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी का भी विवरण है, जो उस समय इन इलाकों से गुजरे थे। जी। उनके लेखों से हमें क्या पता चलता है? बुकानन ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी थे और उनका काम था इन अनजान इलाकों का सर्वेक्षण करना। उनके विवरण बहुत विस्तृत हैं, लेकिन उन्हें पढ़ते हुए ये समझना जरूरी है कि वो एक औपनिवेशिक अधिकारी की नज़र से सब कुछ देख रहे थे। मतलब उनकी नज़र में हर पहाड़, हर जंगल, हर नदी एक संसाधन थी। बिल्कुल। वो ये नहीं देख रहे थे कि ये किसी का घर है, बल्कि ये देख रहे थे कि यहाँ से क्या निकाला जा सकता है, लकड़ी, खनिज या फिर खेती के लिए जमीन। हाँ, इसीलिए जब वो पहाड़िया लोगों को देखते थे तो उन्हें वे आलसी और पिछड़े हुए लगते थे, क्योंकि वे जंगल को काटना नहीं चाहते थे। लेकिन जब वो संथालों को देखते थे तो उन्हें वे मेहनती और आदर्श बाशिंदे लगते थे, क्योंकि वे वही कर रहे थे जो कंपनी चाहती थी। जंगल साफ करना
और खेती का विस्तार करना। वे उस समय की औपनिवेशिक मानसिकता की एक बहुत साफ तस्वीर देते हैं कि विकास का मतलब क्या था। हमने बंगाल में जमींदारों और जोतदारों के बीच का संघर्ष देखा, राजमहल में 2 अलग अलग जीवन शैलियों का टकराव देखा। अब जरा पश्चिम की ओर चलते हैं, बंबई दक्कन जी। यहाँ अंग्रेजों ने एक तीसरा ही मॉडल अपनाया था, जहाँ कोई बड़ा जमींदार नहीं था। हाँ, यहाँ रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। इस व्यवस्था में सरकार ने जमींदार जैसे किसी बिचौलिए को नहीं रखा। तो वो सीधे किसान से टैक्स लेते थे? हाँ, वे सीधे किसान यानी रैयत से राजस्व वसूलते थे। हर खेत का सर्वेक्षण करके उसकी अनुमानित उपज के आधार पर राजस्व तय कर दिया जाता था। सैद्धांतिक रूप से तो ये किसानों के लिए बेहतर व्यवस्था लगती है, बिचौलिया हट गया। लगता तो है, लेकिन व्यवहार में ये भी किसानों के लिए एक जाल ही साबित हुआ। पहली बात तो ये कि राजस्व की दर बहुत ज्यादा थी। अच्छा। और दूसरी, इसे नकद में चुकाना पड़ता था। अगर किसी साल फसल खराब हो जाए तो भी राजस्व तो देना ही पड़ता था। तो फिर किसान क्या करते थे? नतीजा ये हुआ कि किसान अक्सर राजस्व चुकाने के लिए स्थानीय साहूकारों से बहुत ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेने के लिए मजबूर हो जाते थे। और एक बार जो किसान इस कर्ज के जाल में फंसा तो उसका निकलना लगभग नामुमकिन था। बिल्कुल। और फिर यहीं पर कहानी एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मोड़ देती है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। साल 1861, हजारों मील दूर अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो जाता है। एक मिनट, ये बात मुझे बहुत हैरान करती है। मतलब हजारों मील दूर अमेरिका में कुछ हो रहा है और उसका सीधा असर दक्कन के एक छोटे से गांव में बैठे किसान की जेब पर पड़ रहा है। ये ग्लोबलाइजेशन का 19वीं सदी का संस्करण था और किसान इसके केंद्र में था, शायद बिना जाने हुए। कैसे? हुआ ये कि उस समय ब्रिटेन की कपड़ा मिलें अपनी जरूरत का लगभग 75% कपास अमेरिका से मंगाती थीं। गृह युद्ध शुरू होते ही अमेरिका से कपास की सप्लाई अचानक बंद हो गई। पूरी तरह बंद हो गई। ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग में हाहाकार मच गया। उनकी नजर भारत पर पड़ी और रातों रात भारतीय कपास की मांग और कीमतें आसमान छू गई होंगी। आसमान छू गईं। इसे कपास में तेजी का दौर कहा गया। जो साहूकार पहले किसानों को कर्ज देने में आनाकानी करते थे, वे अब गांव-गांव जाकर किसानों को कपास उगाने के लिए जितना चाहे उतना कर्ज देने को तैयार थे। उन्होंने किसानों को एडवांस पैसे दिए और वादा किया कि वे पूरी फसल ऊंची कीमत पर खरीद लेंगे। किसानों के लिए ये एक सुनहरा मौका था। तो उन्होंने अनाज उगाना छोड़कर कपास उगाना शुरू कर दिया? हाँ, अपनी सारी जमीन पर। और कुछ सालों के लिए उनकी आमदनी वाकई बढ़ी भी। लेकिन ऐसे बूम अक्सर टिकते नहीं हैं। 1865 में अमेरिकी गृह युद्ध खत्म हो गया। तब क्या हुआ? जैसे ही अमेरिकी कपास की सप्लाई फिर से शुरू हुई, दुनिया के बाजार में भारतीय कपास की मांग और कीमतें धड़ाम से गिर गई। ओहो। अब साहूकारों ने अपना रवैया बदल दिया। वे किसानों से अपना पुराना कर्ज ऊंचे ब्याज के साथ तुरंत वापस मांगने लगे। लेकिन किसानों के पास तो चुकाने के लिए पैसे ही नहीं थे। बिल्कुल नहीं। ऊपर से इसी बीच सरकार ने राजस्व की दरें भी बढ़ा दी थीं। किसान हर तरफ से फंस चुका था। और इसी हताशा और गुस्से का नतीजा था 1875 में हुए दक्कन के दंगे। जी। इन दंगों का स्वरूप क्या था? क्या ये सरकार के खिलाफ विद्रोह था? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसानों का गुस्सा अंग्रेज सरकार पर उतना नहीं था जितना सीधे तौर पर साहूकारों पर था। अच्छा। उन्होंने साहूकारों के घरों और दुकानों पर हमला किया, लेकिन उनका मकसद लूटपाट या मारकाट नहीं था। वे खास चीज ढूंढ रहे थे। क्या? साहूकारों के बही खाते, ऋण पत्र और बॉन्ड। वो दस्तावेज जिनमें उनके कर्ज का हिसाब था? हाँ, वे इन दस्तावेजों को घर से बाहर खींच कर लाते थे और गांव के चौक पर सबके सामने जला देते थे। अच्छा। जरा सोचिए उस हताशा के बारे में। उनका दुश्मन कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो बही खाता था। वो कागज का टुकड़ा था जिसने उन्हें गुलाम बना रखा था। ये हिंसा से ज्यादा एक सांकेतिक विद्रोह था। बिल्कुल, उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ जिसने उन्हें जकड़ रखा था। इन दंगों ने बंबई की सरकार को हिलाकर रख दिया। उन्हें 1857 के विद्रोह की याद आ गई होगी। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए इस विद्रोह की जांच के लिए सरकार ने दक्कन दंगा आयोग का गठन किया। इस आयोग ने बहुत विस्तृत जांच की और 1878 में ब्रिटिश संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपी। और वही रिपोर्ट आज हमारे लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हाँ, अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद ये उस दौर के ग्रामीण समाज, कर्ज के रिश्तों और किसानों की हालत को समझने का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक ही औपनिवेशिक शासन की नीतियों ने भारत के अलग अलग ग्रामीण इलाकों पर कितना अलग अलग असर डाला।
बंगाल में जमींदार और जोतदार के बीच जमीन और सत्ता का एक नया संघर्ष पैदा हुआ। राजमहल की पहाड़ियों में एक पूरी जीवन शैली दूसरी की विस्तारवादी एम्बिशंस का शिकार हो गई। और दक्कन में हमने देखा कि कैसे किसान वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव और कर्ज के एक ऐसे जाल में फंस गए जिससे निकलना नामुमकिन था। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे स्थानीय घटनाएं वैश्विक घटनाओं से गहराई से जुड़ी थी। बिल्कुल, दक्कन का एक आम किसान हजारों मील दूर हो रहे अमेरिकी गृह युद्ध की वजह से पहले अमीर और फिर गरीब हो रहा था। ये दिखाता है कि भारत का देहात अब विश्व अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहा था, लेकिन उसकी शर्तें पूरी तरह से किसानों के खिलाफ थीं। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज हमने जिन स्रोतों पर बात की, कंपनी की रिपोर्टें, सर्वेक्षण, आयोग के निष्कर्ष, ये सब हमें शासकों का नजरिया बताते हैं। हाँ, ये हमें बताते हैं कि अंग्रेज क्या सोच रहे थे, वो क्या करना चाहते थे और उन्होंने क्या देखा। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। अगर बर्दवान के उस जमींदार ने जिसकी रियासत नीलाम हो रही थी, या उस पहाड़िया आदिवासी ने जिसका जंगल छिन रहा था, या दक्कन के उस किसान ने जो कर्ज में डूबा था, अगर उन्होंने अपनी कहानी खुद लिखी होती तो वो कैसी होती? इन सरकारी फाइलों के पन्नों के बीच किन लोगों की आवाजें हमेशा के लिए दब कर रह गईं?